नमस्कार दोस्तों, हम लोग करने जा रहे हैं हमारा आज चैप्टर 7 जो कि शुरू होता है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ के साथ। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को वेलकम करना चाहूँगा लीगल सोसाइटी इंडिया में। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी का रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इन सीरीज़ को बनाया जा रहा है। तो मैं 6th क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री अभी कर रहा हूँ और चैप्टर नंबर 7 पे आ गया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। क्या बोलता है अगा स्कूल ट्रिप? दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अंगा was going on a school trip. They boarded the train from Pune in Maharashtra late at night to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. Her mother, who came to see her off at the station, told the teachers, "Do tell children about the Buddha and take them to see Sarnath as well." तो अब जो अगा हैं ये जो हैं ये जा रही हैं स्कूल ट्रिप पे और जाने से पहले भाई इनकी माता श्री इनको छोड़ने आई होंगी ट्रेन पे। तो वहाँ पे वो उनकी टीचर्स को बोलती हैं कि भाई बच्चों को एक बार सारनाथ ज़रूर लेके जाइएगा और बुद्ध का के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो स्टोरी ऑफ बुद्धा, अब बुद्धा के बारे में जानते हैं। सिद्धार्था ऑल्सो नोन एज गौतम, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो। तो आज से 2500 साल पहले बुद्ध का जन्म हुआ था। This was a time of rapid change in the lives of the people. As you saw in chapter 6, some kings in the Mahajanpada were growing more powerful, new cities were developing and life was changing in the villages as well. तो भाई अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई महाजनपद बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। कुछ किंगडम्स ज़्यादा पावरफुल थे, जैसे मगध हमने देखा ज़्यादा पावरफुल था बाकी सबसे। उसी तरीके से जो सिटीज़ की लाइफ थी वो डिवेलप हो रही थी और लाइफ बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही थी विलेजेस में भी। Many thinkers were trying to understand these changes in the society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन चेंजेस को और ज़्यादा सार्थक तरीके से समझना चाहते थे और जिंदगी का असली मतलब भी जानना चाहते थे। द बुद्धा बिलोंग टू स्मॉल गण नोन एज साख्य गण। तो ये शाक्य गण से बिलोंग करते थे एंड वॉज अ क्षत्रिय। तो एक छोटा सा गण हुआ करता था शाक्यगण, जहाँ से बुद्धा बिलोंग करते थे और ये क्षत्रिय थे। When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. He wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers. He finally decided to find his own path to realization and meditation for days on end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained the enlightenment. अब यहाँ पर आपको क्लैरिटी हो गई कि पीपल के पेड़ के नीचे ही बुद्ध को जो था इनलाइटनमेंट हुआ था। और इनलाइटनमेंट कहाँ हुआ है बुद्ध को? बोध गया बिहार में इनलाइटनमेंट हुआ था। ठीक है। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा और द वाइज वन। तो बुद्धा का मतलब होता है द वाइज वन। तो एक बार इनको इनलाइटनमेंट हो गया तो फिर इन ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सारनाथ वाराणसी में पहली बार इन्होंने प्रीच किया। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनगर। तो अंत में कुशीनगर जो कि आपका यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में ही है, वहीं ये पास हो गया, मतलब ही वेंट अवे। अच्छा, यहाँ पर हम एक छोटा सा देख रहे हैं एक्सट्रैक्ट। क्या बोलता है? द स्तूपा एट सारनाथ, दिस बिल्डिंग known as stupa was built to mark the place where Buddha first taught his message. तो सारनाथ में जो बुद्ध का क्या कहते हैं स्मारक है, स्तूप है, वहाँ पर बिल्डिंग को खड़ा इसलिए किया गया है, स्तूपा इसलिए बनाया गया है क्योंकि वहाँ पर पहली बार सारनाथ में इन्होंने प्रीच किया था। ठीक है। वगैरह यू विल लर्न मोर अबाउट द स्तूपाज इन 12th चैप्टर। देखेंगे 12th चैप्टर तक आते आते। कहता है द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। भाई ये तो बात सच है कि जो जीवन है उसमें बहुत सारी सफरिंग है, अनहैप्पीनेस है, दुख भी है ना, और साथ ही साथ बहुत सारा कष्ट भी है। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर्स विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। बुद्ध के हिसाब से क्योंकि हमारी क्रेविंग्स होती हैं, डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं और इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, जिस वजह से दुख आता है और अनहैप्पीनेस आती है। Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more or want other things. ये भी बात सत्य है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको मिल भी जाए तो आपको लगता है कि नहीं मुझे और चाहिए या मुझे इससे हटके कुछ और चाहिए। अब द बुद्धा डिस्क्राइब्ड दिस एज थर्स्ट और तन्हा। तो क्या बोला है इसे बुद्ध ने इसको थर्स्ट या तन्हा बोला है। ठीक है।
और तान्हा की स्पेलिंग है TANHA, तान्हा। He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything. तो बुद्ध कहते हैं कि हर चीज़ में आप मॉडरेशन रखें तो ये जो कांस्टेंट क्रेविंग है ना कि बार बार चाहिए, ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो कांस्टेंट क्रेविंग को आप कंट्रोल में रख सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अगर आप मॉडरेशन लेकर आए। He also taught people to be kind and to respect the lives of the others, including animals. इन्होंने लोगों को बोला कि भाई काइंड रहिए, अच्छे रहिए, और क्या कहते हैं, जानवरों की ज़िंदगी की भी रिस्पेक्ट कीजिए। He believed that the result of our actions called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next. तो हमारे कर्म जो हैं उनका जो क्या कहते हैं प्रतिफल रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी जन्म में नहीं अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यही इनका सिद्धांत था। बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, प्राकृत, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। तो देखो भाई, जो पुराने टेक्स्ट हम देखते हैं ज़्यादातर संस्कृत में थे या ऐसी लैंग्वेजेस में रहे हैं जो हाई क्लास सोसाइटी में बोली जाती थी, लेकिन बुद्ध ने जो स्पेसिफिकली लैंग्वेज चुनी अपनी प्रीचिंग्स देने के लिए वो चुनी प्राकृत, क्योंकि प्राकृत जो थी वो सब लोग बोलते थे और सब लोग उस मैसेज को समझ पाए। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेदास। हमें तो पता ही है एंशिएंट संस्कृत थी वेदास में। आगे कहता है, ही ऑल्सो इंकरेज्ड पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स रादर दैन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। बुद्ध ये भी कहते थे कि भाई जो मैं कह रहा हूँ उस पर चिंतन करो, उसके बारे में सोचो और खुद से सोचो। मैं जो कह रहा हूँ उसे क्या कहते हैं एक ही क्षण में एक्सेप्ट मत कर लो कि भाई यही सत्य है, सोचो उसके ऊपर। आगे कहता है, लेट अस सी हाउ ही डिड दिस। अब ये कैसे करते थे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें पहली स्टोरी मिल रही है, द स्टोरी ऑफ कीसा गोतामी। ठीक है, कीसा गोतमी क्या बोलती है ये स्टोरी में। Here is the famous story from about the Buddha. Once there was a woman named कीसा गौतमी, ठीक है, ये कीसा गोतामी बोल लीजिए, whose son had died. अब भाई कीसा गोतामी का बच्चा मर चुका था। She was so sad that she roamed through the street of the cities, carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. A kind man took her to Buddha. Buddha said, bring me a handful of mustard seed and I will bring your child back to life. अब भाई कीसा गोतामी जो हैं, ये जो बेटा क्योंकि इनका मर चुका है तो ये ढूंढ रही हैं स्ट्रीट पे कि कोई इनके बेटे को वापस जिंदा कर दे, और उनमें से एक आदमी था वो इनको बुद्ध के पास लेकर गया। तो बुद्ध ने बोला कि भैया मुझे हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स दे दो, ठीक है, सरसों की जो सीड्स आती हैं वो मुझे हैंडफुल दे दो और मैं तुम्हारे बच्चे को वापस जिंदा कर दूंगा। कीसा गौतमी was overjoyed and started off at once, but Buddha gently stopped her and added, the seeds must come from the house of a family where nobody has died. अब उन्होंने बोला कि भैया ऐसी फैमिली से सीड्स लेकर आना जहां पर कोई भी नहीं मरा हो कभी भी। तो कीसा गौतमी went from door to door, but wherever she went, she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, children, uncle, aunt, grandfather, grandmother had died. अब भाई जिस भी घर में जाती थी उस घर में पता चलता था कि कोई ना कोई तो मरा ही है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, What was the Buddha trying to teach the sorrowing mother? अब भाई ये जो दुख में डूबी माँ थी उनको बुद्धा क्या सिखाना चाह रहे थे। अब अगर इस बारे में थोड़ा सा भी चिंतन किया जाए तो साफ सी बात है बुद्धा यही सिखाना चाह रहे थे कि भाई मृत्यु जो है वो तो हर किसी के क्या कहते हैं आंगन में आ ही रही है। जो भी इंसान पैदा हुआ है वो कभी ना कभी तो मरेगा ही मरेगा। तो अगर मरना एक अंतिम सत्य है तो फिर इसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। तो यही बुद्धा की टीचिंग इस सॉरोइंग मदर के लिए रही थी। अब उपनिषदों के बारे में समझते हैं। Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. Some of them wanted to know about life after death. Others wanted to know why sacrifices should be performed. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. अब देखिए होता क्या था, उपनिषदों के बारे में अगर मैं बात करूं तो जिस टाइम पे बुद्धा प्रीच कर रहे थे या बुद्ध से थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, ठीक है, उनके आने से थोड़ा पहले भी,
कुछ थिंकर्स ऐसे थे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से कुछ ये भी जानना चाहते थे कि क्या कोई जीवन है, मरने के उपरांत कोई जीवन होता है, एग्जिस्ट करता है। कुछ जानना चाहते थे कि हम ये जो सैक्रिफाइसेस करते हैं, मतलब जो भी आप यज्ञ में हवन वगैरह करते हैं, क्यों आप परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इनकी कोई यूटिलिटी है भी कि नहीं। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. इनमें से बहुत सारे जो विचारक थे वो ये सोचते थे कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो स्थायी रूप से रहता होगा इस ब्रह्मांड में मरणोपरांत। ठीक है, मरने के बाद भी यूनिवर्स में कुछ ना कुछ तो होगा जो परमानेंट होगा। They described this as Atman और individual soul and the Brahman और the universal soul. अब इसको ये डिस्क्राइब करते हैं एज आत्मन और यूनिवर्सल सोल एंड ब्राह्मण और यूनिवर्सल सोल। तो इंडिविजुअल सोल को बोला आत्मन, ठीक है, और ब्राह्मण बोला यूनिवर्सल सोल को। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये ब्राह्मण वो वाला ब्राह्मण नहीं है जो कास्ट कैटेगरी में आता है। ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे ब्रह्म से है, ब्रह्म का मतलब यूनिवर्सल सोल है। ठीक है, जो परमात्मा परमपिता परमेश्वर की बात हो रही है, और आत्मन इंडिविजुअल सोल जो हमारे अंदर एक आत्मा है, जीवात्मा। They believed that ultimately both Atman and Brahman were one. अब देखो यहाँ पर आया कॉन्सेप्ट अद्वैत वेदांत का। ठीक है, जहां पर बोला जाता है कि हमारी आत्मा और परमात्मा एक ही है। ठीक है, कोई अलग अलग नहीं है, दोनों के दोनों डिफरेंट हो सकते हैं फॉर द मीन टाइम, जब तक हम लोग जिंदा हैं, क्योंकि भाई ऑपरेट करने के लिए एक अलग आत्मा चाहिए एक शरीर को, तो इसलिए हम उस परमात्मा से अलग है। लेकिन मरने के बाद आत्मा जाके परमात्मा में मिल जाती है। तो ये माना गया कि भाई आत्मा और ब्रह्मन एक ही हैं। मेनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद्स। अब इनके आइडियाज जो थे इनको रिकॉर्ड किया गया उपनिषदों में। दीज वर पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट। अब देखो, वेदों के बाद अंत में आए उपनिषद। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद का मतलब क्या होता है? अप्रोच करना और पास में बैठना। एंड द टेक्स्ट कंटेन्स कन्वर्सेशंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। और टेक्स्ट जो है वो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कॉन्वर्सेशंस भी है। तो ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग। तो आइडियाज जो थे वो सिंपल डायलॉग्स के थ्रू प्रेजेंट किए गए। तो ऐसे जैसे कि एक स्टूडेंट टीचर बात कर रहे हो, तो स्टूडेंट टीचर के चरणों के पास बैठना और समझना, इसे उपनिषद ही कहते हैं। ठीक है, अप्रोच करना और पास बैठना। और ये जो होता था ये किसके बीच में रहता होगा? स्टूडेंट और टीचर के बीच में रहता होगा। तो इसलिए उपनिषदों की जो क्या कहते हैं लिटरली टेक्स्ट जो फ्लो कर रहा है वो एक डायलॉग फॉर्म में ही फ्लो कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द वाइज बेगर, एक स्टोरी और है यहाँ पे वाइज बेगर के बारे में। ठीक है, होशियार भिखारी क्या बोलता है? Here is a dialogue based on the story from one of the most famous उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। अब छांदोग्य उपनिषद से आपका एक क्या कहते हैं स्टोरी ओरिजिनेट हुई है जो यहाँ पे रखी है। शकुंतला शौनका शकुंतला नहीं, शौनका और अभिप्रतरिन। तो शौनका और अभिप्रतरिन वर टू सेजेस हु वर्शिप्ड द यूनिवर्सल सोल। ठीक है, तो शौनका थे और अभिप्रतरिन थे जो दो महान ऋषि हुए जो वर्शिप करते थे यूनिवर्सल सोल को। वंस एज दे सैट डाउन टू ईट अ बेगर केम एंड आस्क्ड फॉर फूड। अब एक बार भाई जब ये दोनों के दोनों बैठे खाना खाने के लिए, तो एक बेगर आया और उसने कुछ खाना मांगा। वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, शौनका सेड। शौनका ने कहा हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं दे सकते। लर्नड सर whom do you worship? The beggar asked. तो भाई बेगर ने पूछा कि हे मालिक, पढ़े लिखे विद्वानों, आप किसको वर्शिप करते हैं? द यूनिवर्सल सोल, अभिप्रतरिन रिप्लाइड। तो अभिप्रतरिन ने बोला कि भैया मैं तो यूनिवर्सल सोल को क्या कहते हैं हम लोग पूजा करते हैं उनकी। इट मीन्स दैट यू नो दैट यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड। तो उसने बोला भाई इसका मतलब आपको पता है कि यूनिवर्सल सोल जो है जो वो एंटायर वर्ल्ड को फिल करता है। यस वी नो दैट, द सेजेस नॉडेड। इफ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड, इट फिल्स मी टू। हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? द बेगर आस्क्ड। बहुत बढ़िया। तो अगर यूनिवर्सल सोल हर किसी को भरता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सर्वव्यापी है और हर जगह प्रेजेंट है, तो मैं क्या हूं और मुझे कौन भरता है? तो भाई साफ सी बात है, इस भिखारी को भी तो भरने वाला, या इस भिखारी में भी तो यूनिवर्सल सोल ही है। बेगर ने पूछा। यू स्पीक द ट्रुथ ओ यंग ब्राह्मण। अच्छा,
तो वो बोलता भाई यू स्पीक द ट्रुथ ओ यंग ब्राह्मण, देन ओ सेजेस बाय नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। तो भाई भिखारी रिप्लाई करता है कि भाई आप मुझे खाना नहीं दे रहे तो आप यूनिवर्सल सोल को खाना नहीं दे रहे। द सेजेस रियलाइज द ट्रुथ ऑफ व्हाट द बेगर सेड एंड शेयर्ड देयर फूड विद हिम। तो भाई बेगर ने कन्विंस कर लिया सेजेस को कि खाना देने के लिए, और उन्होंने बोला कि जब तुम मुझे खाना नहीं दे दो तो तुम यूनिवर्सल सोल को खाना नहीं दे रहे। और फिर बेगर के साथ सेजेस ने अपना खाना शेयर किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कहता है हाउ डिड द बेगर कन्विंस द सेजेस टू शेयर देयर फूड विद हिम। साफ सी बात है, ये कन्विंस कर लिया उसने कि भाई यूनिवर्सल सोल ही उसका है, मतलब उसने अंत में यही दिखा दिया कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, जिसके कारणवश अगर वो क्या कहते हैं बेगर को सर्विस दे रहे हैं तो मतलब वो एक तरीके से नारायण को सर्विस दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। ज़्यादातर उपनिषदों को पे विचारक जो थे वो राजा थे या ब्राह्मण थे। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ विमेन थिंकर्स सच एज गार्गी, हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। अब भाई गार्गी नाम की एक विमेन थी जो बहुत ज़्यादा फेमस है और वो पार्टिसिपेट करती थी डिबेट्स में रॉयल कोर्ट में। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जाबला, सत्यकामा जबला, ठीक है, जबाला, हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमन जबाली। तो ये सत्यकाम जबाला जो था ये एक ऐसा एक्सेप्शन था जो मतलब पुअर भी रहा होगा और स्लेव वुमन का बेटा था जबाली का। ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, वॉज एक्सेप्टेड एज स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम गौतमा। तो ब्राह्मण टीचर जिनका नाम गौतम था उन्होंने इसे अपना स्टूडेंट रख लिया था। एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम। और ये सत्यकाम बेस्ट नोन थिंकर की तरह उभर कर आए अपने समय के। मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ उपनिषद वर लेटर डिवेलप्ड बाय फेमस थिंकर शंकराचार्य, अबाउट whom you will read in chapter 7। तो भैया शंकराचार्य जो थे वो सब में ज़्यादा फेमस थिंकर थे उपनिषदों के, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। पाणिनि द ग्रामेरियन क्या कहता है, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि, हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। तो भाई संस्कृत में ग्रामर को जो प्रिपेयर किया वो पाणिनि ने किया। ही अरेंज्ड द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन स्पेशल ऑर्डर एंड देन यूज्ड दीज टू क्रिएट फॉर्मूले लाइक दोज फाउंड इन एलजेब्रा। तो इन्होंने एलजेब्रा के फॉर्मूले की तरह जो ग्रामर है उसे अरेंज किया। ही यूज्ड दीज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फार्मूला, अराउंड 3000 ऑफ देम। तो 3000 फार्मूला, शॉर्ट फार्मूला बनाए हैं इन्होंने 3000, क्या कहते हैं आपके पाणिनि ने ग्रामर के। और क्या किया है, अरेंज किया है वॉवल्स को और कॉन्सोनेंट्स को एक स्पेशल ऑर्डर में। ठीक है, आगे चलते हैं, जैनिज्म पे आ जाते हैं। द मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ जैनास वर्धमान महावीरा ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड द टाइम दैट इज 2500 ईयर्स अगो। अब भाई 2500 साल पहले बुद्ध भी आए हैं और 2500 साल पहले आपके महावीर भी आए हैं, और उसी समय में अराउंड आपके उपनिषद भी आए हैं। तो ये 2500 साल पहले ही सब चल रहा है, उपनिषद, महावीर, बुद्ध, सबके सब। He was क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लच्छवीज, अ ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ वज्जी संघ। अब देखो दोनों के दोनों संघ के ही पार्ट थे। तो भाई गौतम जो थे वो साख्य संघ के पार्ट थे और वज्जी संघ के पार्ट थे ये वर्धमान महावीर। अबाउट विच यू विल रीड इन चैप्टर 6, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अबाउट विच यू रेड इन चैप्टर 6। तो भैया हम चैप्टर 6 के बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये चीज़ है ना, वर्धमान महावीर के बारे में, मतलब वज्जी संघ के बारे में हम जान चुके हैं। एट द एज ऑफ 30 he left home and went to live in forest. For 12 years he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. तो अराउंड 12 साल तक ये वन में भटकते रहे और इन्होंने अकेले अपनी जिंदगी काटी, और उसके बाद इन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया। मतलब निर्वाण तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इनलाइटनमेंट, ठीक है, वर्ड हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन एक तरीके से इनलाइटनमेंट इन्हें प्राप्त हुआ। He taught a simple doctrine, men and women who wish to know the truth must leave their homes. अब भाई इन्होंने एक सिंपल डॉक्ट्रिन बताया कि जो आदमी और औरतें सच्चाई को जानना चाहते हैं, सत्य के पथ पे चलना चाहते हैं, उनको अपना घर छोड़ना होगा। They must follow very strictly the rules of अहिंसा
विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। अब उनको अहिंसा का मार्ग भी बताया कि भाई लिविंग बींग्स को मारना नहीं है। ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव। अब सही बात है, सभी जो क्या कहते हैं आपके बींग्स हैं वो जिंदा रहना चाहते हैं। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। हर चीज़ के लिए, हर चीज हर 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 जीव के लिए जो जीवन है वो बहुत प्रिय होता है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत। अब ये इन्होंने भी प्राकृत का ही इस्तेमाल किया जैसे कि बुद्ध यूज कर रहे थे। There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the region in which they were used. For example, Prakrit spoken in Magad was called as Magadi. तो जो प्राकृत लैंग्वेज मगध में बोली जाती थी उसे मगधी कहते थे। ठीक है। Followers of Mahavira, who were known as Jainas, had to lead very simple lives. बेगिंग फॉर फूड। अब भाई जो भी फॉलोअर्स थे महावीर के वो बड़ी सिंपल जीवन जीते थे जिसमें वो भीख मांगते थे खाने के लिए, बेग करते थे। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील। अब उनको सच्चाई भी बोलनी थी, ठीक है, सत्य भी बोलना था हमेशा और कभी भी चोरी नहीं करनी थी। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, मतलब कभी भी विवाहित जीवन में नहीं जाएंगे, सेलिबेसी ऑब्जर्व करेंगे। एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। और आदमियों को सब कुछ दान कर देना होगा, सब कुछ छोड़ देना होगा। मतलब क्या दे देना होगा? इनफैक्ट उनके क्लोथ्स भी, कपड़े भी अपने छोड़ देने होंगे। अब जैना देखते हैं। द वर्ड जैना कम्स फ्रॉम द टर्म जीना। अब जो जैना है वो आता है आपका टर्म किससे? जीना से, मीनिंग कॉन्करर। ठीक है। तो वाई डू यू थिंक द टर्म जीना वॉज यूज फॉर महावीर? महावीर के लिए जीना वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा होगा क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन में सभी दुखों को कॉन्कर कर लिया, अपनी लाइफ को ही कॉन्कर कर लिया था उन्होंने, तो इसलिए उनके लिए शब्द जीना यूज किया जाता था। आगे क्या कहता है? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मेन एंड वीमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स, नेवरदलेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। ठीक है। तो बहुत हजारों ने अपना घर छोड़ा सीखने के लिए और सिखाने के लिए नया तरीका जीवन का। मेनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम मंक्स एंड नन्स प्रोवाइडिंग देम विद फूड। बहुत लोग थे जो पीछे रह गए और उन्होंने खाना वगैरह दिया मंक्स को और नन्स को ताकि वो आगे चल पाए जीवन में। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स। अब जैनिज्म के जो सपोर्टर्स थे वो मेनली ट्रेडर्स थे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, मेनली ट्रेडर्स थे। फार्मर्स जिनको इंसेक्ट को मारना पड़ता था, ठीक है, उनको साफ सी बात है डिफिकल्ट लगेंगे ये रूल्स जैनिज्म के। तो जैनिज्म के मेनली सपोर्टर्स कौन है? आपके ट्रेडर्स हैं। ठीक है। ओवर 100 of years जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो जो आपका ओवर 100 of years, ठीक है, 100 सालों में ओवर 100 of years जो जैनिज्म था वो स्प्रेड हुआ आपके डिफरेंट पार्ट्स में। कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ आपका? गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। बहुत समय तक तो ओरली ही जो टीचिंग्स थी उन्हें ट्रांसमिट किया गया। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर्स अगो। तो 1500 साल पहले ही उसको रिटन फॉर्म में लिखा गया है वल्लभी में बैठ के गुजरात में। ठीक है, जो लोग रहे होंगे। द संघ। अब संघ के बारे में बात करते हैं। बोथ महावीरा एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम कुड गेन ट्रू नॉलेज। ये बात तो दोनों को ही लगती थी, महावीर और बुद्ध को, कि जो अपना घर त्याग देंगे भाई वो ही क्या कहते हैं सच्ची नॉलेज, ठीक है, असली ज्ञान पा पाएंगे। दे अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन अ संघ एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। तो एक अरेंजमेंट किया गया कि संघ बनाया जाए जहाँ पे वो सारे लोग एक साथ रह पाए जिन्होंने अपना घर त्याग दिया है। द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड एज विनय पतिक। तो विनय पतिक जो थी वो एक ऐसी किताब थी जो बुद्ध के संघों के डिसिप्लिन्स, मतलब रूल्स वगैरह उनके बारे में थी कि भाई बुद्ध जो संघ में रहेंगे वो कैसे रहेंगे। तो एक बुक में लिखा गया कि भाई रूल्स क्या रहेंगे रहने के, तो उसे कहते हैं विनय पतिक। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वीमेन। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि सेपरेट ब्रांच हो जाती हैं औरतों के लिए और आदमियों के लिए। ऑल मेन कुड जॉइन द संघ, however children had to take the permission of their parents and slaves had that of their masters।
अब बच्चों को अगर ज्वाइन करना है संघ और या स्लेव्स को करना है तो ऑब्वियसली बच्चों को माँ बापों से परमिशन लेनी पड़ती थी और स्लेव्स को अपने मास्टरों से, अपने आकाओं से. Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of the creditors. अब साफ सी बात है, जिसने कर्जा ले रखा है वो अपने जिससे कर्जा उठाया उससे परमिशन लेगा कि भाई मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, और जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ होंगे, वर्कर्स होंगे राजा के अंतर्गत, वो राजा से परमिशन लेंगे. विमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन, औरतों को अपने पति की परमिशन लेनी होती थी. Men and women who joined the Sangh led simple lives. They meditated for most of the time and went to cities and villages to beg for food during fixed hours. अब यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि भैया आदमी और औरत जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया वो एक सिंपल जीवन व्यतीत करते थे, मेडिटेट करते थे ज़्यादातर समय, और सिटीज़ में और विलेजेस में जाते थे भिक्षा मांगने, ठीक है, फिक्स्ड आवर के लिए सिर्फ. दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्कूज, ठीक है, एंड भिकुनीज. तो भिक्कूज था जो कि प्राकृत वर्ड है बेगर के लिए. तो भिक्कूज जो होते थे वो होते थे आदमी और भिकुनीज होती थी औरतें. दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर. अब ये लोगों को पढ़ाते थे, एक दूसरे की मदद करते थे. दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वेरल दैट टुक प्लेस विद इन द संघ. मीटिंग्स भी करते थे कि अगर कोई क्वेरल हुई, कोई बहसबाजी होती थी संघ में तो उसके लिए मीटिंग भी की जाती थी. Those who joined the Sangh included Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, barbers, courtesans and slaves. तो भाई बहुत ही क्या कहते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टी कल्चर था. ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट सब लोग आ रहे थे, चाहे नाई हो, चाहे क्या कहते हैं दरबारी हो, स्लेव्स हो, कोई भी हो, आ रहे थे. Many of them wrote down the teachings of Buddha. बहुतों ने wrote down करी, लिखी बुद्ध की टीचिंग्स. Some of them also composed beautiful poems describing their life in Sangh. बहुत लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं भी लिखी, अपना जीवन उनका जैसा व्यतीत हो रहा था संघ में. आगे क्या कहता है? A cave hollowed out in the hills. This cave in Kerala, present day Karle, sorry. This cave in Karle, present day Maharashtra. Monks and nuns lived and meditated in these shelters. अब भाई ये जो आपको केव दिख रहा है ये कारले में है, ठीक है, महाराष्ट्र में, और यहाँ पर नन्स और मंक्स जो थे वो एक समय में मेडिटेट करते थे. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ों के बीच में ये क्या कहते हैं एक रहने की जगह सी बना रखी है, जहाँ पर अंदर पिलर्स भी दिख रहे हैं हमें यहाँ पर कि भाई यहाँ पर लोग अंदर जाते होंगे और यहाँ मेडिटेट करते होंगे, ठीक है. तो ये कहाँ है, केव कहाँ है आपका? कारले में है, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में, ठीक है. यहाँ पे कहता है लिस्ट एटलीस्ट 2 ways in which the Sangha described in this lesson was different from one mentioned in chapter 6. अब भाई कैसे संघ डिफरेंट है यहाँ पर एज कम्पेयर टू संघ जो वहाँ पर था. अब देखो जो वहाँ चैप्टर 6 में संघ दे रखे थे वो संघ ऐसे संघ थे जो एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टाइप्स थे, ठीक है. ये जो संघ है ये तो भाई बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि ये तो क्लियरली क्या कहते हैं संसारिक मोह छोड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है. तो इन संघों में और उन संघों में बहुत डिफरेंस था. वो संघ जो थे वो ऐसे संघ थे जहाँ पे बहुत सारे राजा एक साथ आते थे, एक साथ चीज़ों को डिस्कस करते थे. ये वाले संघ हैं, इनका तो मेन पर्पस क्या है? अटेन करना शांति, ठीक है, ट्रू नॉलेज, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, मोनास्ट्री समझते हैं. टू बिगिन विद बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मंक्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर. सही बात है भाई, जैन मंक हो या बुद्धिस्ट मंक हो, भाई पूरे साल किसी जगह से किसी और जगह विचरण तो करते ही थे. टीचिंग पीपल, क्यों विचरण करते थे? क्योंकि लोगों को पढ़ाते थे, सिखाते थे. द ओनली टाइम द स्टेड इज वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल. तो भाई एक ही समय ये लोग ठहरते थे जब बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही हो, क्योंकि ट्रैवल नहीं हो सकता था उस समय में. देन देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्परेरी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज. तो भाई क्या करते थे उस समय में? या तो नेचुरल केव्स में जाके रहते थे, या उनके जो सपोर्टर्स थे वो अपने बगीचों में इनके लिए टेम्परेरी शेल्टर बना देते थे कि जहाँ पर ये रुक पाए, ठीक है, क्योंकि बारिश पड़ रही है. एज टाइम वेंट ऑन मेनी सपोर्टर्स ऑफ द मंक्स एंड नन्स एंड they themselves felt the need for more permanent shelters and so monasteries were built. तो समय समय जैसे बढ़ता गया, जो बहुत सारे सपोर्टर्स थे मंक्स के, नन्स के, और कई बार मंक और नन खुद भी ये फील करते थे कि भाई परमानेंट शेल्टर्स की ज़रूरत है, तो मोनास्ट्रीज बनने लगी. दे वर नोन एज विहाराज. तो ऐसी मोनास्ट्री को क्या कहते हैं? विहाराज बोलते हैं, ठीक है. द अर्लीस्ट विहाराज
वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक्स। तो भाई जब पुराने विहार थे वो किससे बनते थे? वुड के बनते थे या लकड़ी के या ब्रिक के, ठीक है, ईंटों के। सम वर इवन इन द केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। कुछ तो केव्स भी थे जो भाई पूरे के पूरे मतलब एक प्रॉपर केव बना दिए, क्या कहते हैं, पत्थर तोड़ तोड़ के, पहाड़ तोड़ तोड़ के केव्स ही बना दिए जाते थे, ठीक है, मोनास्ट्रीज के लिए। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस, क्या बताता है, जस्ट एज वाटर ऑफ रिवर्स लूज देयर नेम एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशियन, so are Varna and ranks and family forgotten when the followers of Buddha join the order of monk। वाह, कितनी अच्छी बात और सुंदर बात बोली है कि जैसे पानी, ठीक है, अपना नाम और अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को ख़त्म कर देता है जैसे ही समुद्र में जा मिलता है, उसी तरह जितने भी ये वर्ण हैं, फैमिली के रिश्ते हैं, रैंक्स हैं, ये सभी की सभी खत्म हो जाती हैं जैसे ही आदमी बुद्ध के संग को ज्वाइन कर लेता है, बुद्ध के ज्वाइन कर लेता है बुद्ध के ऑर्डर को, ठीक है, उसी तरह सब कुछ खत्म हो जाएगा। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहाराज वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट्स और अ लैंड ओनर और अ किंग। सही बात है भैया, तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े धनाढ्य श्रेष्ठियों के द्वारा पैसे दिए जाते थे, लैंड डोनेट किए जाते होंगे बिल्ड करने के लिए, या भैया लैंड ओनर्स देते थे पैसा, या राजा, ठीक है, कभी लैंड डोनेट कर रहे हैं, कभी पैसा दे रहे हैं। लोकल पीपल केम with gifts of food, clothing and medicine for the monks and nuns. In return, they taught the people. Over the centuries, Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond. You will learn about this in 10th chapter. तो भाई बहुत समय तक क्या होता था, लोग जो लोकल थे वो गिफ्ट्स, फूड, क्लॉथ, मेडिसिन लेकर आते थे और उसके बदले में जो बुद्धिस्ट मंक थे वो ज्ञान देते थे। और ये जो बुद्धिज्म था ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़े लेवल पे फैला। द सिस्टम ऑफ आश्रमास, अब आश्रम सिस्टम समझते हैं। Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed a system of ashramas। तो जब जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत तेजी से फैल रहा था और पॉपुलर हो रहा था, उसी समय में ब्राह्मणों ने किया क्या, आश्रम का सिस्टम शुरू किया। Here the word ashramas does not mean a place where people live and meditate। अब आश्रम का मतलब वो नहीं है कि जहाँ पे लोग रहें और मेडिटेट करें। It is used instead for stages of life। अब यहाँ पर जो आश्रम थे वो stages of life थे। तो 4 आश्रमास were recognized, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो यहाँ पर 4 हमें आश्रम दिखे, सब में पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। Brahmin, Kshatriya and Vaishya men were expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life, जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेड था कि भाई सिंपल जीवन जिए, ठीक है, सादा जीवन जिए, वेदों को पढ़ें और शुरुआत का जीवन, अर्ली लाइफ को ऐसे ही बिताएं, शुरुआत के दौर में, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर्स। तो उसके बाद वो शादी करें और एक गृहस्थी बसाएं, इसे कहेंगे गृहस्थ। देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। अब वानप्रस्थ कहते हैं, उसके बाद उनको क्या करना होगा, फॉरेस्ट में जाकर मेडिटेट करना होगा जब उनकी समय और बढ़ गया, ठीक है, जिम्मेदारियां पूरी हो गई, तो क्या उनसे एक्सपेक्टेड है कि भाई वो क्या करें, फॉरेस्ट में जाएं और मेडिटेट करें। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी। तो अंत में उनको क्या बनना है, सन्यासी बन जाना है, सब कुछ गिव अप करके। The system of ashramas allowed men to spend some time of their lives in meditation. Generally, women were not allowed to study the Vedas and they had to follow the ashrama chosen by their husbands. तो भाई साफ सी बात है, औरतों को जनरली अलाउड तो नहीं था वेद पढ़ना। इस वजह से वैसे भी होता क्या था, जो औरतें थी वो बाउंड थी अपने पतियों के हिसाब से, उनको आश्रम चूज करना पड़ता था। आगे क्या कहता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, इन व्हाट वे Was the system of ashrama different from the life in संघ। अब भाई संघ के जीवन से कैसे अलग थे आश्रम। संघ में तो शुरुआत से ही आपका क्या कहते हैं, घर परिवार को छोड़कर, सबको छोड़कर, क्या कहते हैं, संघ में रहना है, मेडिटेट करना है और क्या कहते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स उन्हें फॉलो करना है। आश्रम में मल्टीपल स्टेजेस ऑफ लाइफ है, साफ सी बात है, डिफरेंट तो हो ही जाएगा। कहता है व्हाट आर द वर्णास मेंशन्ड हियर, ठीक है, व्हाट आर द वर्णास मेंशन्ड हियर। वर ऑल 4 वर्णास अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सिस्टम ऑफ आश्रमा। देखो यहाँ पर 3 ही वर्णों का जिक्र है, ऊपर जो हमें दिखा है उसमें आपके हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इसमें शूद्र वर्ण नहीं है, तो मतलब 4 वर्णों को अलाउड नहीं था आश्रम। अब एल्सवेयर देखते हैं, वर्ल्ड में देखते हैं बाकी समय में और जगहों पर क्या हो रहा था। कहता है फाइंड ईरान इन योर एटलस, अपनी एटलस में ईरान निकाल लीजिए।
ज़ोरोस्टर वॉज द इरानियन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ज़ोरोस्टर एक हुआ करते थे जो इरानियन प्रॉफिट थे। हिज टीचिंग्स आर कंटेन्ड इन द बुक कॉल्ड एज अवेस्ता। तो ईरानियों की जो किताब है उसे अवेस्ता कहते हैं, रिलीजियस बुक को। द लैंग्वेज ऑफ अवेस्ता एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ वेदास। अब जो अवेस्ता में प्रैक्टिसेस हैं वो वेदों के तरह ही हैं। द बेसिक टीचिंग्स ऑफ ज़ोरोस्टर आर कंटेन्ड इन मैक्सिम गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। ठीक है, तो आपके शुद्ध विचार हों, ठीक है, शुद्ध शब्द हों और शुद्ध करनी हो। तो गुड थॉट्स हैं, गुड वर्ड्स हैं और गुड डीड्स हैं। हियर इज अ वर्स फ्रॉम दी ज़ेंदवेस्ता। अब ज़ेंदवेस्ता में से कुछ शब्द हैं। लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रुथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। कितनी बढ़िया बात है कि जो परमपिता परमेश्वर है उसने भाई ताकत दी, ग्रांट स्ट्रेंथ, लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ, ठीक है, ताकत दे, एंड द रूल ऑफ ट्रुथ एंड गुड थिंकिंग, कि भाई सच्चाई का शासन रहे और अच्छी सोच रहे। और इन्हीं सब मीन्स से एक आदमी जो है वो शांति और ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मतलब बैलेंस, बना सकता है। फॉर मोर देन 1000 years ज़ोरास्ट्रियनिज्म वॉज द मेजर रिलीजन इन ईरान। सही बात है, ईरान में मेजर रिलीजन इस्लाम से पहले ज़ोरास्ट्रियनिज्म हुआ करता था एक टाइम पे ईरान में, ठीक है, बहुत लंबे टाइम थे, 1000 of years, more than 1000 years. Later some Zoroastrians migrated from Iran and settled down in coastal towns of Gujarat. तो कुछ ईरानियन जो थे, जो आपके ज़ोरास्ट्रियंस थे, वो माइग्रेट हो गए ईरान से और सेटल कहाँ हो गए, आपके कोस्टल टाउन्स गुजरात की साइड और महाराष्ट्र में सेटल हो गए, ठीक है। दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ टुडेज पारसीज। तो जो ये पारसी कहलाते हैं ये सारे के सारे ईरान के थे, जो आपके महाराष्ट्र और गुजरात में बाद में आके सेटल हो गए। तो ये ज़ोरास्ट्रियंस थे, ठीक है, ईरान के, जो बाद में अब पारसी कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है, इमेजिन कीजिए, ये तो क्या कहते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं वो पीछे के क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार नज़र मारेंगे। इन द मीन टाइम अपने अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे, अपने अगले पार्ट में, जो कि चैप्टर 8 होगा, जिसमें हम अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, ठीक है, अशोक के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। जो भी लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं गाइस, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच।